एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपको सरल भौतिकी में। यह है कक्षा 12। आज का पाठ है नाभिकीय संरचना। लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर नंबर 4 में हम किन टॉपिक के बारे में सीखेंगे ये आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम सीखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, फिर हम सीखेंगे 1 AMU अथवा 1 U एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, फिर हम सीखेंगे बंधन ऊर्जा के बारे में, फिर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, और सबसे लास्ट में आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के बीच परिवर्तन का ग्राफ, या किस तरीके से बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन द्रव्यमान संख्या के साथ बदलती है। आइए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। सॉरी बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का मतलब क्या होता है? यदि मेरे पास m द्रव्यमान है, ये क्या है? m द्रव्यमान है और ये पूरा का पूरा ऊर्जा में बदल जाए, यानी अगर m द्रव्यमान है और ये पूरा का पूरा ऊर्जा में बदला जाए तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का मतलब होता है ये जानना कि m द्रव्यमान अगर ऊर्जा में बदलेगा तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो एक बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन ने इनके बीच में संबंध दिया कि अगर m द्रव्यमान पूरी तरीके से ऊर्जा में बदलेगा तो जो ऊर्जा मिलेगी वो होगी mc²। बच्चों, यहाँ m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग, यानी c वास्तव में यहां देखा जाए एक नियतांक है जिसका मान है 3 × 10⁸। तो इसका मतलब द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बड़ा सिंपल सा हो गया, E = mc²। यहां पर E क्या चीज है मेरे बच्चों? यहां पर E हो जाएगी ऊर्जा, यहां पर m द्रव्यमान है, यहां जो आप C देख रहे हो यह है 3 × 10⁸ और इसका मात्रक है मेरे बच्चों जूल। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कहूं 1 किलोग्राम द्रव्यमान को यदि पूर्ण रूप से ऊर्जा में बदला जाए तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे बच्चों? E बराबर हम कहेंगे E = mc²। बात द्रव्यमान की हो रही है तो ये अपने पास m हो गया, तो m का मान 1 लगा दोगे, c का मान होता है 3 × 10⁸ का वर्ग कर दिया, 1 × 9 × 10⁻16, यानी कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? 9 × 10⁻16 जूल, जो अपने आप में बहुत अधिक ऊर्जा है। ये तो हो गया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना था वो था 1 AMU, सेकंड टॉपिक 1 AMU, जिसे एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। अब ये एटॉमिक मास यूनिट बच्चों है क्या? एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU, यानी 1 AMU किसके बराबर होता है? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी आप कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान लो और उसे किससे भाग कर दो? उसको 12 से भाग कर दो, तो कार्बन परमाणु के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग 1 AMU के बराबर होता है। यानी 1 AMU बराबर क्या हो गया बच्चों? 1 AMU बराबर होता है 1/12 × 1
कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 1 mu। अच्छा 1 mu होगा किसके बराबर? 1 mu, AMU को हम शॉर्ट में 1 U भी लिख देते हैं, 1 यूनिट या 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसका अगर हम मान देखते हैं मेरे बच्चों, तो 1 AMU जो बराबर होता है मेरे बच्चों, वो होता है 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ये कहां से आया? कार्बन के एक परमाणु के का जो द्रव्यमान है उसको जब 12 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। अब यहां पर सीखते हैं एक AMU के ऊर्जा समतुल्य, यानी एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट कितनी ऊर्जा के समतुल्य होता है। तो बच्चों एक AMU के समतुल्य ऊर्जा, इसका मतलब है कि अगर मान लो एक एटॉमिक मास यूनिट को हम पूरी तरीके से ऊर्जा में बदलें तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी। तो अभी निकालते हैं। देखो E बराबर क्या सीखा था हम लोगों ने? mc², m की जगह 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27, और जब c² लगाएंगे 3 गुणा 10 की घात 8 का वर्ग। और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, E बराबर ये आ जाएगा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है एक तरह की। जब हम कभी छोटे कणों को लेकर बात करते हैं तो, क्योंकि ये जो, अच्छा मैं और थोड़ा समझा दूं, मैंने ऐसा लगेगा आपको कि हमने रट लिया, इसको रटते नहीं है। भौतिक विज्ञान में रटना नहीं होता है। देखो ये मात्रक तो मेरे बच्चों जूल में आया, ठीक है। अच्छा जूल को कभी भी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो क्या किया जाएगा? तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है अगर, तो एक छोटा सा काम करना होता है। जूल का जो भी मान है उसको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से भाग कर दो। तो जैसे ही 10 की घात 1.6 गुणा 10 माइनस 19 से आप भाग करोगे तो ये जूल जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 931 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको पूरे को आप जो देख रहे हो, ये पूरे को हम बोल देते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोल देते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मात्रा कितना हो गया? 931 MeV। ये भी बोर्ड के अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 AMU के समतुल्य कितनी ऊर्जा होती है। तो आप कहीं ये नोट कर लीजिएगा कि 1 AMU की अगर हम बात करें, 1 AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है मेरे बच्चों? ये होती है 931 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो गया एक AMU के समतुल्य ऊर्जा। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर जिसका नाम था बंधन ऊर्जा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अभी बाइंडिंग एनर्जी है क्या, फिर से चलते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी कि यहां पर नाभिक एक मोतीचूर के लड्डू जैसा है जिसमें दो तरह की बूंदियां भरी हैं। वो दो तरह की बूंदियां कौन कौन सी हैं भाई? एक तो क्या है अपने पास, एक बूंदी तो है इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन गलत बोल गया मैं, एक होती है प्रोटॉन और एक क्या हो जाएगी? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर कौन होगा? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। अब यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो ये देखो क्या होगा, ये हो गया नाभिक। ये क्या हो गया मेरे बच्चों? नाभिक हो गया। ठीक है। अब बंधन ऊर्जा क्या होती है? किसी नाभिक को अगर बाहर से, अच्छा नाभिक क्या होगा? नाभिक तो आपस में बंधा होता है,
मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था एक दूसरे से किस बल से बंधा होता है, ये एक दूसरे से नाभिकीय बलों से बंधा होता है। लेकिन अगर इसको बाहर से क्या दे दे, बाहर से ऊर्जा दे, और इसको इतनी ऊर्जा दे कि ये नाभिक क्या हो जाए नाभिक अपने न्यूक्लियॉन, शब्द सुनिएगा, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब जरा समझो उस चीज को, बंधन ऊर्जा, किसी नाभिक को दी गई वो न्यूनतम ऊर्जा, किसी नाभिक को दी गई वो न्यूनतम ऊर्जा जिसके मिलने के बाद नाभिक अपने न्यूक्लियनों में टूट जाता है, यानी लड्डू बूंदियों में बट गया, लड्डू को ऊर्जा दी और लड्डू को ऊर्जा जैसी मिली तो छोटी छोटी बूंदियां फैल गई। तो वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी नाभिक को उसके न्यूक्लियन में तोड़ दे, उस न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा की परिभाषा आप मेरे साथ देख लो जल्दी से मेरे बच्चों। किसी नाभिक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे नाभिक अपने न्यूक्लियन में टूट जाता है, तो वह ऊर्जा उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी नाभिक को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे नाभिक अपने न्यूक्लियन में टूट जाए, न्यूक्लियन का फिर मतलब समझिएगा, न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियन में टूट जाता है तो वह ऊर्जा उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बंधन ऊर्जा का सूत्र कि आखिर हम बंधन ऊर्जा निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो बंधन ऊर्जा बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा होता है द्रव्यमान क्षति गुणा सी स्क्वायर। ठीक, एक सूत्र तो यह है कि बंधन ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति निकाल लो और उसको सी स्क्वायर से गुणा कर दो, और ये मात्रक किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा जूल में। लेकिन हम जब सूक्ष्म कणों की बात करते हैं तो वहां पर उत्तर जूल में नहीं, तो वहां पर हम क्या, एक और सूत्र भी है, अथवा करके एक और सूत्र भी है, इसको भी यूज कर सकते हो कि बंधन ऊर्जा अगर कहीं निकालनी है, ये ज्यादा आसान है देखना, बंधन ऊर्जा निकालनी है और द्रव्यमान क्षति अगर एएमयू में व्यक्त की गई है, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त की गई है, तो द्रव्यमान क्षति ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं किसमें, एएमयू के पदों में, बस साफ लिख दे मैंने बच्चों मुझसे, द्रव्यमान क्षति किसमें, और गुणा 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से मैं बच्चों को और सिखा देता हूं, यही बड़ा इंपॉर्टेंट, आपसे कहा जाए भाई हीलियम परमाणु की, बल्कि नाभिक की आ जाते हैं ना, नाभिक पढ़ रहे हैं हम लोग, हीलियम नाभिक की
बंधन ऊर्जा। अब हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे? तो हीलियम नाभिक क्या होता है? 2He4। 2He4 का मतलब इसके नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे, याद रखना। नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अब सबसे पहले डेल्टा एम निकालोगे। डेल्टा एम क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। जब आप द्रव्यमान क्षति निकालोगे मेरे बच्चों, तो द्रव्यमान क्षति का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान क्षति का सूत्र होता है ए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड बल्कि थोड़ा सही कर दें, ए नहीं जेड होगा यहाँ। जेड एम, जेड गुणा एक प्रोटॉन का मास, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन का मास माइनस हीलियम का मास। ठीक है, और इसको किससे गुणा कर देंगे? इसको गुणा कर देंगे अपन लोग नौ। अच्छा, द्रव्यमान क्षति बताया, चलो इसमें भी किसी से गुणा नहीं करोगे। ये आ गए द्रव्यमान क्षति। ठीक है, ये आ गए अपने पास द्रव्यमान क्षति। अब आ जाते हैं किस पर? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति लेक्चर नंबर 3 में मैंने बहुत डिटेल में सिखाई है, एक बार चाहो तो उसको देख लेना। बंधन ऊर्जा किसके बराबर है मेरे बच्चों? तो बंधन ऊर्जा होता है द्रव्यमान क्षति गुणा 931 MeV। तो ऊपर जो द्रव्यमान क्षति है केवल उसको किससे गुणा कर देंगे? उसको गुणा कर देंगे। अच्छा, ये ए अगर किसी बच्चे को लग रहा है ए क्या है जेड क्या है, इसका मतलब आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या। ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू 931 MeV। ये हो गया मेरे पास बच्चों बंधन ऊर्जा। ठीक, ये हो गया बंधन। किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा इस प्रकार से निकाली जा सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन भी बड़ी आसान चीज है मेरे बच्चों। अगर बंधन ऊर्जा को या बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन यानी जो आपके पास बंधन ऊर्जा है उसको द्रव्यमान संख्या से भाग कर दो। जो भी बंधन ऊर्जा उसको किससे भाग कर दो? उसको द्रव्यमान संख्या से आप भाग कर दो। तो बंधन ऊर्जा को अगर द्रव्यमान संख्या से भाग कर देते हो तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन यानी बंधन ऊर्जा को भाग कर दिया मैंने ए से। द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये अपने पास हो गया बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब यहां पर बोर्ड के अकॉर्डिंग अपने जो परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का भौतिक महत्व। नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। अच्छा, इसको भी समझ लो। जैसे जैसे कहा जाए पीछे चले, ये हमने बंधन ऊर्जा निकाली, आपको यहीं पर कह दे आपसे कि हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति
न्यूक्लियॉन। हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। तो हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की अगर हम बात करें तो बंधन ऊर्जा जैसे मान लेते हैं ये अपने पास कितनी निकल के आ गई, ये जो पूरा हमने सॉल्व किया और ये मान कितना निकल के आ गया, ये ई निकल के आ गया, मान ये मान कितना निकल के आ गया, ई। तो हीलियम की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ई को किससे भाग कर दोगे, ए से। अब देखो हीलियम के लिए ये देखो जरा, हीलियम में ये जो चीज है ये तो होती है जेड, और जो ऊपर लिखा है ये हो गया ए। तो इसको किससे भाग कर दोगे, ई को भाग कर दोगे किससे, आप ई को भाग कर दोगे ए से, यानी ई को भाग कर दोगे किससे, 4 से। तो जितनी बंधन ऊर्जा निकली हीलियम के केस में अगर उसको 4 से यानी ए से भाग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। ठीक है बच्चों, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का भौतिक महत्व। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का भौतिक महत्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये नाभिक के स्थायित्व को बताती है। क्या बताएगी, नाभिक के स्थायित्व। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। यानी क्या लिख सकते हैं, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है नाभिक का स्थायित्व। ठीक है, यानी उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है बंधन, आज का लास्ट टॉपिक, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। इस यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध क्या है, देखो अगर हम पूरी आवाज सारणी की बात करें तो हर एक परमाणु का हम जेड और यानी उसका परमाणु क्रमांक और उसकी द्रव्यमान संख्या जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की कि आखिर सभी परमाणुओं में ये जो बंधन ऊर्जा स्थायित्व है वो कैसे कैसे वितरित है। और उसको लिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने सभी परमाणुओं के लिए क्या कैलकुलेट कर ली, गणना की उन्होंने, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की गणना की और गणना करने के बाद उसको एक ग्राफ पर बनाया। ग्राफ में एक तरफ तो क्या उन्होंने शो किया, ग्राफ में बच्चों एक तरफ शो किया उन्होंने
अब ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ आपके सामने है मेरे बच्चों। यहां पर आप ध्यान देने वाली बातें, आप इसको करके अपने, मैं बोलता जा रहा हूं, आप नोट्स बनाते चले जाइए। सबसे पहला पॉइंट आप देखने वाली बात देख रहे हो कि यहां पर शुरू में ये जो ग्राफ बना हुआ है मेरे बच्चों, जिनका द्रव्यमान संख्या 20 से कम है, जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम है, आप यहां देख सकते हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम है, ऐसे नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत कम होती है। तो हम यहाँ ये ग्राफ से प्रदर्शित हो रहा है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम है, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, यानी वो कम स्थायी तत्व होते हैं। लेकिन इसी के साथ दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि द्रव्यमान संख्या 50 से और 80 के बीच में, 50 से 80 के बीच में यहां पर आप देख रहे हो कि बंधन ऊर्जा कैसी है, यहां पर बंधन ऊर्जा अपेक्षाकृत काफी अधिक है। तो जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच में होती है, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बहुत अधिक है, जो उनके अधिक स्थायी होने को दर्शाती है। तीसरा पॉइंट, यहां पर एक स्पेशल पॉइंट और देखने में आया जब उन्होंने ग्राफ बनाया, इनके बीच की तुलना की, तो जिनका देखो यहां पर इनको आप ध्यान से देखो, 1H2, 3Li6, 7N14, 9F18, इन सब में ध्यान देने वाली बात है कि इनमें न्यूट्रॉन, इन 1, 2, 3, 4, इन सब में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान है, लेकिन एक अंतर क्या है कि यहां प्रोटॉनों की संख्या विषम है। प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? विषम है। तो जिन ऐसे परमाणु, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ऐसे परमाणु, ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान थी, परंतु प्रोटॉनों की संख्या विषम थी, 1, 3, 7, 9, तो इनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अपेक्षाकृत कम पाई गई। पॉइंट लिखिएगा, ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान थी, परंतु प्रोटॉनों की संख्या विषम थी, इनकी नाभिकीय ऊर्जा, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम पाई गई, यानी ये कम स्थायी पाई गए। वहीं दूसरी ओर 2He4, 6C12, नेक्स्ट जो पॉइंट यहां लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, यह आ जाएगा 8O16। तो ये इन सब में भी, चौथा पॉइंट, इन सब में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसी है? समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या विषम ना होकर सम है। तो ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं लेकिन प्रोटॉन विषम है, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, और ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या सम होती है, उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिक पाई गई, यानी ये अपेक्षाकृत अधिक स्थायी थे। इस ग्राफ से एक बात और मालूम चली कि Fe यानी आयरन के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान सभी तत्वों में सबसे ज्यादा था। ये लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। यानी अगर पूछें किस तत्व के लिए, किस नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर आएगा Fe। फिर देखते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जैसे ही हम द्रव्यमान संख्या 80 से आगे बढ़ते हैं तो ये ग्राफ नीचे गिरने लगता है, यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन घटती चली जाती है, यानी 80 से ऊपर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान क्या होता जाएगा मेरे बच्चों? घटता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हो गया कि बीच में ही एक ऐसा हिस्सा है जहां पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान अधिक है। अगर हम इसके, यानी हम अगर द्रव्यमान संख्या कम की तरफ चले जाते हैं तो भी स्थायी नहीं है, और बहुत अधिक चले जाते हैं तो भी स्थायी नहीं है। ठीक, यानी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन केवल बीच के हिस्से में ही स्थायी यानी ज्यादा होती है, नाभिक स्थायी रहता है। यही एक कारण है कि यहां पर जो छोटे नाभिक हैं वो यहां आना चाहते हैं, छोटे नाभिक यहां आना चाहते हैं, यानी जुड़कर बड़ा नाभिक बनाना चाहते हैं। यानी इससे मालूम चलता है कि छोटे नाभिक, यानी जिनका द्रव्यमान संख्या कम है, ये नाभिक किस नाभिकीय क्रिया को अपनाना चाहते हैं? तो आंसर आएगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन को
ये नाभिक के छोटे छोटे नाभिक बढ़कर बड़ा नाभिक बनाना चाहते हैं जिससे उनकी स्थायित्व बढ़ जाए। वहीं ये बड़े बड़े नाभिक भी टूटकर छोटा होना चाहते हैं। तो ये बड़े बड़े नाभिक टूटकर छोटा होना चाहते हैं, तो ये कौन सी घटना हो गई मेरे बच्चों? ये घटना हो जाती है नाभिकीय विखंडन। तो इस ग्राफ से ये भी क्लियर हो जाता है कि क्यों छोटे नाभिक जोड़कर बड़ा नाभिक या नाभिकीय संलयन करना चाहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन बहुत कम होती है, वो कम स्थायी होते हैं और वो ज्यादा स्थायित्व पाने के लिए छोटे नाभिक जोड़कर बड़ा नाभिक बनाएंगे, छोटे छोटे नाभिक जोड़ेंगे और बड़ा नाभिक बनाएंगे, तो ये कहलाएगा नाभिकीय संलयन। इससे ये भी बात क्लियर होती है कि जो इनकी द्रव्यमान संख्या बहुत अधिक है वो नाभिकीय विखंडन को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि जब नाभिकीय विखंडन होगा तो नाभिक टूटेगा, उसकी द्रव्यमान संख्या कम होगी और कम होते होते वो कहां पर आना चाहता है? इस ग्राफ के बीच वाले हिस्से में आना चाहता है, जहां पर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन अधिक है, स्थायित्व का मान अधिक है। इसलिए अधिक द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक हैं वो किस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं? नाभिकीय विखंडन को अपनाना चाहते हैं। और जिनकी द्रव्यमान संख्या बहुत कम है वो किस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं? वो अपनाना चाहते हैं नाभिकीय संलयन को। मेरे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर दोबारा इस क्लास में मिलेंगे और आगे की क्लास को शुरू करें।